गुड आफ्टरनून बच्चों, राम राम जी। आगे चलेंगे। हम लोगों ने चैप्टर सैलरी पढ़ लिया था। जहां अब तक जो पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। बच्चों, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, उसे टैक्सेबल कहां पर करते हैं हम? सैलरी में। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करी, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कंपोनेंट ऑफ बेसिक पे के अंदर सर जी आपने डिस्कशन करा, कंपोनेंट ऑफ सैलरी के अंदर बेसिक पे इज द पे विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर हिज बेसिक क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, experience or expertise in particular field is called basic pay, and basic pay is given in the forms of pay scale. basic pay किसके रूप में दी जाती है बच्चों? पे स्केल के रूप में। हमको पूरी लाइफ के अंदर टोटल कितने इंक्रीमेंट मिलते हैं? 20। बेसिक पे जो मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन से कंपनसेट करने के लिए जो पैसा देगा उसको हम लोग बोलते हैं डीए। डीए इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। बोनस, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे बोनस बोलते हैं, और बोनस भी पूरा का पूरा टैक्सेबल। एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड कमीशन, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंसेस की बात कराई सर आपने। अलाउंसेस, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसे देता है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड अलाउंस। अलाउंसेस में मैंने कई सारे अलाउंसेस पढ़ाए। स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 रूल 2BB। स्पेशल अलाउंस के दो पार्ट, पर्सनल अलाउंस, ऑफिशियल अलाउंस। पर्सनल में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चे की एजुकेशन के लिए पूरा टैक्स, हॉस्टल में रखने के लिए पूरा टैक्स, ट्रांसपोर्ट घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्स माफ, हैंडीकैप के लिए 3200 रुपए महीना, ट्राइबल एरिया अलाउंस पूरा टैक्स, अंडरग्राउंड अलाउंस पूरा टैक्स, आउट स्टेशन अलाउंस पूरा टैक्स। कोई डाउट? उसके बाद सर आपने पढ़ाया ऑफिशियल अलाउंस। 3 टैक्स थे, 3 एग्जाम थे। डेली एग्जाम, ट्रेवलिंग एग्जाम, एयर कन्वीनियंस एग्जाम। को दिक्कत? एकेडमिक फुल्ली टैक्सेबल, यूनिफॉर्म फुल्ली टैक्सेबल, हेल्पर फुल्ली टैक्सेबल। को डाउट? उसके बाद सर आपने क्या पढ़ाया? उसके बाद सर मैंने पढ़ाया था फॉरेन अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। कोई भी इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उसकी पोस्टिंग इंडिया के बाहर की गई, उसको कोई भी अलाउंसेस देंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, क्योंकि क्या बन गए? फॉरेन अलाउंस। कोई भी फैसिलिटी दी पूरी एग्जेम्प्ट है। कोई डाउट है ही नहीं सर? कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आप बताओ आगे। उसके बाद बताओ मैंने क्या पढ़ाया था। उसके बाद सर आपने पढ़ाया हमारे को हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A रूल 2A। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर किराए पर लेने के लिए पैसा देता है, उसे बोलते हैं एचआरए। एचआरए फुल्ली टैक्सेबल है। कोई दिक्कत? किसके अंदर? डिफॉल्ट। सर क्या ये डिफॉल्ट ऑप्शनल? ऑप्शनल मैंने अभी कराया नहीं, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो ऑप्शनल बताऊंगा। क्लियर है भाई? उसके बाद सर आपने पढ़ाया इसके अंदर हमें एनी अदर पर्सनल अलाउंस दैट इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। क्या क्या थे वो? लंच अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, पंचुअलिटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, और बताओ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फालतू के अलाउंस जो भी है पूरे टैक्स। को दिक्कत? अरे बोलो। फिर आपने पढ़ाया प्रोफेशनल टैक्स। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स जो चार्ज करता है एज पर आर्टिकल 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू चार्ज प्रोफेशनल टैक्स ऑन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। को दिक्कत? इफ सच प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर दैट इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। को दिक्कत? बट इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉय इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। को दिक्कत? उसके बाद सर आपने हमें पढ़ाया परक्यूजिट्स। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी देता है, उसे परक्यूजिट बोलते हैं। फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन, फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर एंड कुक। को दिक्कत? उसके बाद सर आपने इसमें हमें पढ़ाया रेंट फ्री अकोमोडेशन अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 रूल 3 सब रूल 1।
द टैक्सेबिलिटी ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन किस पे डिपेंड करती थी? कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एनी अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रेंटल वैल्यू एज पर गवर्नमेंट रूल टैक्स करेंगे, मार्केट रेंट को छोड़ देना, फर्नीचर का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% टैक्स करेंगे, डब्ल्यूटीवी को इग्नोर करेंगे। क्लियर है भाई? अगर हमने एनी अदर एम्प्लॉय की बात करें तो अकोमोडेशन ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर हायर बेसिस। अगर ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टैक्स करेंगे। पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक है तो 5% ऑफ आरएफए सैलरी, 15 से 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी, 40 लाख से भी ज्यादा है तो 10% ऑफ आरएफए सैलरी। आरएफए सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, लीव, सैलरी। क्या क्या नहीं आएगा? एरियर ऑफ सैलरी नहीं आएगा, एडवांस सैलरी नहीं आएगा, परक्यूजिट्स नहीं आएगा, कोई चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी नहीं आएगा, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएगा, कोई पीएफ, कोई दिक्कत? अरे समझ आई नहीं आई बात? उसके बाद सर आपने पढ़ाया इसके अंदर अकोमोडेशन ऑन हायर बेसिस। अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दी है जिसके लिए एम्प्लॉयर को रेंट पे करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑन हायर बेसिस। अकोमोडेशन ऑन हायर बेसिस इज टैक्सेबल। कैसे था? 10% ऑफ आरएफए सैलरी और रेंट पेड और पेबल विच एवर इज लेस। अरे बोलो सर जी कोई दिक्कत है क्या? नो सर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे चलो। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट या रेंट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 रूल 3 सब रूल 1। को दिक्कत? एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कोई भी रिकवरी कर ली तो रिकवरी को परक्यूजिट वैल्यू से घटा देंगे, बाकी सबको टैक्स कर देंगे। कोई दिक्कत है? अकोमोडेशन एट 2 प्लेसेस अगर प्रोवाइड कर दिए तो 90 दिन के लिए दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्स होगा, 90 दिन के बाद दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे। विलोम ये तुमने नहीं करा, ये तुम्हें कराऊंगा, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था अकोमोडेशन इन होटल 24% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्सपेंडिचर इनकट विच एवरेज लेस, लेकिन अगर 15 दिन तक है तो छोड़ देना माफ। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या पढ़ाया था बच्चों? उसके बाद सर आपने पढ़ाया था अकोमोडेशन चीफ मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को या फिर कोई एनी अपोजिशन लीडर इन पार्लियामेंट को देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को तो माफ है। कोई दिक्कत? अकोमोडेशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट और एक्सप्लोरेशन साइट रिमोट एरिया में देंगे तो एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। को दिक्कत है? हाँ, कोल माइन उसके आसपास दे देंगे तो वो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट एग्जम्प्ट। उसके बाद बताओ सर जी उसके बाद क्या पढ़ाया था आपने? perquisite in case of specified employee, perquisite in case of specified employee is covered under section 17 subsection 2 clause 3। specified employee means या तो डायरेक्टर है या फिर 20% शेयर होल्डिंग है या फिर उसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। मॉनेटरी सैलरी में बेसिक पे आएगा, डीए आएगा, बोनस आएगा, कमीशन। सर डीए क्या फॉर्मिंग आएगा? नहीं, डीए कंप्लीट आएगा। बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, मॉनेटरी परक्यूजिट भी आएंगे, एडवांस सैलरी आएगी, एरियर सैलरी आएगी। अभी वियोन तुम्हें नहीं सुनना कभी, अभी तुम ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि तुम्हारा बैकअप नहीं हुआ ना ये, तो घबराना मत, मैं करा दूंगा। इससे पहले का समझ आ गया होगा तेरे को। उसके बाद बताओ परक्यूजिट्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या क्या नहीं आएगा, इसके अंदर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट नहीं आते और नहीं आते कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लेकिन अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब में ले ले तो सैलरी बन जाते, फिर वो आएंगे। क्लियर है भाई? अरे बोलो बच्चों, प्रीवियस एम्प्लॉयर से अगर कोई पेंशन आ रही तो मॉनेटरी परक्यूजिट में आएगी। कोई दिक्कत? आरएफए खत्म? नहीं, आरएफए नहीं, सॉरी, परक्यूजिट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बातें आ गई। उसके बाद क्या कराया था मैंने? मोटर कार फैसिलिटी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 रूल 3(2)। अगर मोटर कार फैसिलिटी पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है तो मोटर कार का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% टैक्स करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% टैक्स करेंगे। क्लियर है? बाकी जितने पैसे एम्प्लॉयर खर्च करेगा उन सबको परक्यूजिट वैल्यू कंसिडर करेंगे। क्लियर है भाई? अगर मोटर कार फैसिलिटी ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है तो इंजन की कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर तक है तो 600 रुपए गाड़ी के, 1.6 लीटर से ज्यादा तो 900 रुपए गाड़ी के। लेकिन अदर फैसिलिटी भी दे रखी है मोटर कार के साथ एक्सेप्ट ड्राइवर, तो 1800 रुपए पर मंथ गाड़ी के और 1800 से अगर 1.6 से ज्यादा है तो 2400 रुपए गाड़ी के। ड्राइवर दे रखा है तो एडिशनली सब में 900 रुपए जोड़ देना। कैब फैसिलिटी थी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए तो पूरी एग्जम्प्ट है। अगर उसका कोई ऑटोमोटिव कन्वेंस है जिसको खुद चला के ला रहा है, टू व्हीलर, तो कितना? अरे नहीं यार, ऑटोमोटिव कन्वेंस की बात कर रहा हूं, 900 रुपए पर मंथ। कोई दिक्कत है जी?
उसके बाद सर जी आपने क्या पढ़ाया था, फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर एंड कुक अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 रूल 3 सब रूल 3। को दिक्कत, ये फैसिलिटी पे टैक्सेबल होगी ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, टैक्सेबल नहीं होगी नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉय ने खुद ले ली तो उसे मॉनेटरी परक्यूजिट बोलेंगे, वो टैक्सेबल कर देंगे अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4। को दिक्कत सर इसके अंदर अगर गार्डनर की फैसिलिटी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है, आरएफए अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, आरएफए अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और गार्डनर की फैसिलिटी दे रखी है along with the facility of rent free accommodation, the facility of gardener will not be taxable as per सर्कुलर नंबर 122। डेट क्या थी, 19 अक्टूबर 1973। को दिक्कत, डन। उसके बाद सर आपने क्या पढ़ाया, उसके बाद आपने पढ़ाया था फैसिलिटी ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, अगर अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 रूल 3 4 अगर कोई गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी दी गई तो परक्यूजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगी, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी अपने सोर्स से दे रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टैक्स करेंगे, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद फ्री एजुकेशन फैसिलिटी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 रूल 3 5। अगर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी है तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन को दी है तो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर इरेस्पेक्टिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन माफ है। अगर उसने अपने खुद के अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इस केस के अंदर अदर स्कूल की फीस इन सेम लोकेलिटी प्रोवाइडिंग सिमिलर टाइप ऑफ एजुकेशन वो लेंगे, उसमें से 1000 रुपए माफ कर देंगे, बाकी सबको टैक्स कर देंगे। कोई दिक्कत है सर जी? उसके बाद क्या पढ़ाया आपने, अगर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी खुद ले ली और पैसे एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिए तो ये मॉनेटरी परक्यूजिट है, और मॉनेटरी परक्यूजिट स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय दोनों के केस में हम टैक्सेबल कर देते हैं। किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए सर। चलो मैं आगे, उसके बाद बताओ क्या पढ़ाया था, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 रूल 3 सब रूल 6। अगर एक एम्प्लॉयर engaged in the business of providing passenger सर्विस या फिर गुड्स कैरेजेस, वो एम्प्लॉइज के घर वालों को कोई फैसिलिटी दे रहा है तो जो कॉस्ट बाकी सबसे चार्ज कर रहे हैं वो इनकी परक्यूजिट वैल्यू बना देंगे। कोई दिक्कत? अरे समझ आया? भूमि कह रही नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। भूमि पढ़ोगे तब आएगा बच्चे, बैकअप करना पड़ेगा। उसके बाद बताओ क्या कराया था, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 5। बच्चों अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का कोई भी प्रीमियम पे कर रहा है, दैट प्रीमियम इज फुल्ली टैक्सेबल, बट द प्रीमियम फॉर द मेडिक्लेम पॉलिसी और एक्सीडेंट पॉलिसी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। को दिक्कत? फिर अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या पढ़ाया था मैंने, इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी शेयर्स इशू कर रहा है, बच्चों क्या इशू कर रहा है, शेयर्स दे रहा है आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट, तो जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर टू बी परक्यूजिट वैल्यू। क्लियर है भाई? अरे समझ रहे हो? तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। इससे आगे चलना है ना मैं? यस सर, मेरी कोशिश, आज मंडे है, देखते हैं इस हफ्ते में कितना ये हो जाएगा, लेकिन जितना भी हो जाएगा उतने का टेस्ट हम सैटरडे लगाएंगे। क्लियर है भाई? इससे पीछे तक का, लेकिन जो लोग मुझसे इसी चैप्टर से जुड़े हैं वो इसी चैप्टर का अब तक का कर देंगे। क्लियर है भाई? साथ साथ करते चलो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ डीटी की प्रॉब्लम पूरी हल हो जाएगी अगर तुमने डीटी कर ली। टैक्स इजी बन जाता है जब डीटी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आईडीटी में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ डीटी में क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से लेकर एंड तक बड़ी दिक्कत। जीएसटी तो अभी लेटेस्ट में आया, अभी तो माइनर या मेजर भी नहीं हुआ जीएसटी, और ये बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि 1961 से जन्मा हुआ है ये, ठीक है, और जीएसटी को तो आए हुआ अभी मेजर भी नहीं हुआ है, पूरा माइनर ही है अभी तो। चलो मैं आगे, चलो आगे देखो जी, आओ बच्चों। सर व्योम कह रहा है कि मेरे को कब से समझ आएगा, इस टॉपिक के बाद समझ आएगा भाई तुमको। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना वो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा 100%, नहीं तो मैं तुम्हें बुलाता नहीं। अच्छा सर ये बात है।
पेज नंबर क्या था भाई? बस आ गया, ये ना, नहीं इससे पहले, इसके बाद है ये, तो आगे चले गया हम। ये तो सब इससे पहले, ये रहा, 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 ये रहा। दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो लास्ट में टॉपिक होता ना सर, हमें थोड़ी जल्दी होती है घर भागने की, तो हम थोड़ा कम सुनते हैं, तो आप रिपीट कर दिया करो। ओके, आओ अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ये टॉपिक भी तेरे को समझ आ जाएगा व्योम, क्योंकि मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ तो समझ आ जाएगा। लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि लिख चुके हैं सब, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को दोबारा भी करा दूंगा, डोंट वरी। सर वरी हम क्यों करें, आप करो। ओके भाई, देखो ध्यान देना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट था जो तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, 12th में भी था, लेकिन 12th में सिर्फ शायद ये सिर्फ थ्योरी में था, ईसॉप ईसॉस। प्रैक्टिकल तुम्हारे इसमें आता था एडवांस अकाउंट में, अब मेरे को आइडिया नहीं है, मुझे जब का आइडिया, जब हम देखते थे तो एडवांस अकाउंट में एडवांस अकाउंट अलग होता था और अकाउंटिंग अलग होती थी, तब आता था ये एडवांस अकाउंट में, मिसलिनियस टॉपिक में ईसॉप और ईसॉस आता था ना, EC to ESO ऐसे कुछ था, एंट्री बनती थी। तो सुनना, ईसॉप बच्चों सुनो, मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सीखना यहाँ पर, मुझे सिखाना है टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। सुनो बच्चों, ये एक एम्प्लॉयर है और इसका कोई एक एम्प्लॉई है बेचारा, वो जो एम्प्लॉई है वो बहुत बढ़िया एम्प्लॉई है, और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बच्चों, एम्प्लॉय अगर ज्यादा छोड़कर जाएंगे, अगर लेबर टर्नओवर रेट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा है, वहां कभी भी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। एग्री करते हो नहीं करते? क्योंकि एक काम को करते करते बच्चों एक व्यक्ति को एक्सपर्टीज हो जाती है और वो तुम उसको समझने लगते हो। अगर वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो नया व्यक्ति नए तरीके से आएगा, फिर उसको समझने में हमें टाइम लगेगा और उसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समझने में टाइम लगेगा, उसकी लेबर की ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय छोड़े ना, हमारे साथ रहे। अगर तुम किसी एम्प्लॉय को रोक कर रखना चाहते हो तो उसे लालच देके चलो, और लालच क्या होता है बच्चों? लालच ये होता है, हम एम्प्लॉय को बोल देते हैं सुन मेरी बात, अगर तू मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रुक गया तो तुझे कंपनी का मालिक बना देंगे। बोलता मालिक? अरे सर ऐसा मत करो, आप क्या करोगे फिर? अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, तेरे को कुछ इक्विटी शेयर दे देंगे, 500 शेयर खरीदने का राइट दे देंगे, जिसे तुम बोलते हो ना राइट शेयर, पढ़ा है अकाउंट्स में, राइट शेयर्स। तो वो राइट शेयर दे देते हैं कि भाई तुम्हें राइट मिलेगा, ये तुम्हारा ऑप्शन होगा, वेदर यू वांट टू अवेल और नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शन है, लेकिन हमें तुम्हें राइट देंगे। जो शेयर मार्केट में 2000 रुपए का है, आपका राइट होगा वो शेयर आप 200 रुपए का खरीद लो, वो शेयर आप 200 रुपए का खरीद लो। तो 200 रुपए की मार्केट वैल्यू वाला शेयर कितने का मिल रहा है? 2000 का मार्केट वैल्यू वाला शेयर कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का। तो 1800 रुपए एक शेयर पे फायदा हो गया। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम कहां जाएंगे, ये 1800 रुपए जो फायदा हो रहा है ना, इस पर ये परक्यूजिट वैल्यू है, इस पर टैक्स निकालो। किसको बोल रहे हैं वो? एम्प्लॉइज को। किसको बोल रहे हैं? देखो ना, इस एम्प्लॉय को एक शेयर की वैल्यू थी बच्चों 2000 मार्केट वैल्यू, आज हमने मिस्टर राम को शेयर दे दिया है 200 रुपए में। बताओ कितने शेयर का फायदा, मतलब कितने रुपए का फायदा पर शेयर? 1800। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ये 1800 रुपए हम मिस्टर राम की सैलरी में ऐड कर देंगे एज अ परक्यूजिट, एज अ परक्यूजिट। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 6। नहीं समझ आया? भूमि समझ आया? दोबारा बच्चे देखो, आप मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, मैं चाह रहा हूं भूमि प्लीज आप हमारी जॉब को छोड़कर मत जाना, आप चले गए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? भूमि कह रही है ऐसे थोड़ी ना रुक जाऊंगी, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे लिए तो दुनिया भर के ऑफर जो है जॉब के रखे हुए हैं। मैंने बोला तो देखो भूमि मैं तुम्हें मालिक बनाता हूं,
अगर तुम 5 साल हमारे यहाँ रुक गई तो मैं तुम्हें एक शेयर जो 2,000 रुपए का मिलता है वो मात्र कितने में दूंगा? 200 रुपए में। भूमि कह रही अच्छा 1800 रुपए शेयर पर फायदा होगा, तो 1800 रुपए का शेयर का फायदा होगा पर शेयर, तो भूमि 5 साल जॉब कर जाएगी। बताओ एक शेयर पर भूमि को कितने का फायदा? 1800 का। इनकम टैक्स वाले बोलते कितने शेयर खरीदे भूमि ने? 500। 1800 इंटू 500 भूमि की सैलरी में ऐड करके टैक्स निकालवा लो। नहीं समझ आया? डन। अब भूमि ने ये शेयर बेच दिया, अरे सुन लो, अब ये भूमि ने शेयर बेचे, अरे सुन लो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। भूमि ने 500 वाला शेयर आज जो 2,000 रुपए का था, आज उसकी मार्केट वैल्यू 3,000 हो गई। भूमि ने वो शेयर 15 लाख के बेच दिए। बताओ भूमि ने खरीदे कितने के थे? भूमि ने वो 500 शेयर 200 रुपए के हिसाब से खरीदे थे तो सिर्फ कितने पैसे दिए थे? 1 लाख रुपए। एक ही आएगा ना? अरे बोलो। और भूमि को कितने लाख का फायदा? 14 लाख का। इस पर इनकम टैक्स वाले बोलेंगे लाओ कैपिटल गेन निकालो। समझ आई बात? पहले ये तो टैक्स कर दिया हमने, वो पहले कहां टैक्स कर दिया था? अच्छा चलो गलत कर दिया ना हमने गलत कर दिया, क्योंकि परक्यूजेट वैल्यू कितनी बनाई थी हमने? परक्यूजेट वैल्यू कितनी बनाई थी? सॉरी रुक जाओ, वो तो फ्री देते तो मैं 200 लेता, फ्री नहीं दिया ना हमने। कितना टैक्स कर दिया था सैलरी में? 500 इंटू 1800। तो भूमि का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कितना होगा? 9 लाख। तो कितना बच गया? 6 लाख। 6 लाख, क्योंकि भूमि पता क्या बोलेगी, ये क्या बात हुई सर, 15 लाख के शेयर बचे, 9 लाख रुपए आपने सैलरी में टैक्स कर दिए, तो 6 पे ही तो टैक्स दूंगी कैपिटल गेन में। मैंने बोला बिल्कुल बात सही है। अरे क्लियर है? लेकिन अगर यही शेयर मैंने भूमि को फ्री दिए होते तो मैं क्या करता? बोलो। फ्री दिए हुए थे तो भी कितने लेता? बताओ कितने लेता? तो भी उतने ही लेता। अगर भूमि को मैंने फ्री दिए होते तो बताओ कितनी वैल्यू लेता? तो भी उतने, तो कितने लेता? बताओ कितने का? 2,000 का शेयर था ना फिर तो। अगर फ्री होते तो 2,000 का शेयर था, तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी वैल्यू बना देते, पूरी वैल्यू आ जाती। कितनी थी बताना? 500। 10 लाख रुपए, 10 लाख तो कितना आता? 5 लाख। तो आओ मैं एक बार पढ़ देता हूं, वैसे क्लियर हो गया होगा। पढ़ो। एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, इफ एम्प्लॉयर इशूड शेयर्स और सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय, ठीक है भाई, परक्यूजेट वैल्यू विल बी द मार्केट वैल्यू और सिक्योरिटी। इफ एम्प्लॉयर इज रिकवर्ड एनी अमाउंट, कोई एम्प्लॉयर ने अमाउंट रिकवर करा, वो डिडक्ट कर देंगे, ओनली बैलेंस को टैक्स करेंगे। पढ़ो। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। अब देखो इस शेयर को मैं दोबारा से बता देता हूं। एम्प्लॉयर ने 100 शेयर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। कितने? कब दिए? 1 जुलाई को। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150 रुपए पर शेयर। टैक्सेबल निकालेंगे, आ जाओ प्लीज ध्यान देना। देखो ये मिस्टर एक्स है, ये एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड ने शेयर इशू करें कितने? 1 जुलाई को। कितने के शेयर इशू कर दिए बच्चे? फ्री दे दिए, फ्री दे दिए। और कितने शेयर दे दिए? 200 शेयर दे दिए। एक शेयर की मार्केट वैल्यू 150 है। क्लियर है भाई? तो बताओ सैलरी में परक्यूजेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 15,000। अरे होएगी ना, फ्री में लेना तुम्हें तो तुम्हारी कॉस्ट तो कुछ है नहीं, पूरे 15,000 सैलरी में। अब मिस्टर एक्स ने ये शेयर बेच दिए, बेचे 27,000 के। कितने के बेचे? 27 के। कैसे बेचे? 100 शेयर थे, एक शेयर 150 रुपए का बेचा, 270 का। तो इसकी कॉस्ट क्या मानूंगा? जो फ्री वाली थी, ये कॉस्ट मानेंगे ना भाई। सैलरी में टैक्स दे दिया तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट। अगर नहीं करें तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। बताओ क्यों? एक चीज 2 बार टैक्स हो जाएगी। कैसे भाई? देखो अगर मैं इसके 15,000 का टैक्स यहां ले लूं और कैपिटल गेन 27,000 यहां टैक्स ले लूं तो गलत हो गया ना ये तो। वो बोलेगी टोटल तो 27 के बिके, 27 में से 15 तो तुमने टैक्स कर ही लिए। तो बताओ कैपिटल गेन कितने पे आएगा? 12,000 पे। समझ आया नहीं आया? डन। तो देखो ये लिखा हुआ है, पढ़ो। इन दिस केस टैक्सेबल अमाउंट शैल बी 100 इंटू 150, 15,000 if share have been sold by employee as per section 49 subsection 2AA।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द मार्केट वैल्यू, 15,000 रुपए ली जाएगी। देखो ये देखो कर रखा है, 27,000 का बेचा, 15,000 का सैलरी में टैक्स हुआ था तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना दिया। किस सेक्शन में? 49 सब सेक्शन 2AA में। कोई दिक्कत? अरे समझ आया नहीं आया? आगे। लेकिन अगर यही शेयर कितने के बेचे होते? 40 रुपए के दिए, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150। उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150। अब 150 की चीज मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने की दी? 40 की। तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 110 रुपए पर शेयर। तो मेरा सैलरी में कितना टैक्स होगा? 11,000। लेकिन जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखो 27,000 है पूरा, 27 ले लिया मैंने पूरा। अरे बोलो। लेकिन ना मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 ही ले रहा हूं। 15 कैसे ले रहा हूं? सुनना, 15 से ले रहा हूं, 11,000 तो सैलरी में टैक्स हुआ था और 4,000 रुपए मैंने कंपनी को दे दिए, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट तो 15 ही है। अरे 4,000 रुपए मैंने किसको दिए? कंपनी को। 150 रुपए का शेयर कितने में बेचा उन्होंने? 40 रुपए में। तो 40 इंटू 100, 4,000 रुपए मैंने किसको दिए? कंपनी को दिए, व्योम। अरे सही है। और 11,000 मेरे कहां टैक्स हो गए? सैलरी में। तो मेरी कॉस्ट अभी भी कितनी होगी? 15 ही होगी। अरे बोलो। तो 12 कैपिटल गेन में टैक्स होगा। चलो अब ना ये पॉइंट ना बच्चों तुम घर से लिख लेना, मैं समझा देता हूं। लेकिन ना ये टीडीएस का पार्ट है, तो टीडीएस मैंने तुम्हें अभी कराया नहीं है, तो बताओ अभी करा दूं? करा देता हूं। चलो देखो सुनो, बेसिकली क्या होता है बच्चों, अभी तुमने ना तो ATIAC, हालांकि ATIAC तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रेफरेंस आएगी, वो बातें हमें करनी पड़ती है। ठीक है कि नहीं है? तो देखो मैं, क्योंकि ATIAC तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने लिख भी नहीं रखा इसको, लेकिन मैं ऑनलाइन देखता हूं कि ATIAC क्या है, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे और फिर हम आगे चले। सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जम्पशन। हाँ यही है। देखो बच्चों 80 नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन CA फाइनल में अभी है, पढ़ना जरा ध्यान से। 80 detailed and document required income tax exemption under section 80 is a key incentive under Government of India startup India initiative. Eligible startup can avail 100% tax deduction for 3 consecutive financial year within their first 10 year of incorporation. देखो ये कह रहे हैं कि वो टैक्स से 100% माफ है। तो देखो जो कौन कौन है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कहता है DP IIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप दैट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी और शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 के बाद, मस्ट बी लेस देन 10 ईयर ओल्ड, एनुअल टर्नओवर should be less than 100 करोड़। ठीक है। इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, क्योंकि आज की डेट में हम समझ चुके हैं ऑटोमेशन के बिना काम नहीं करेंगे, तो ये कह रहा है शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन का काम कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्विसेज, स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, वेल्थ क्रिएशन। सुनना ध्यान से। शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग, मतलब रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, न्यूली सेटअप होना चाहिए। तो ये सारे काम उनको करने पड़ेंगे बच्चों। ATIAC है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो ATIAC को अवेल करते हैं, जो ATIAC को एग्जामिशन के लिए क्या बनते हैं, अवेल करते हैं, मतलब जो इसके लिए एलिजिबल है, उन लोगों की TDS की बात करेंगे हम। तो देखो इन्होंने क्या बोला, कौन कौन से थे, जो कौन कौन से सेक्टर शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन के लिए काम करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस सर्विसेज,
स्केलेबल बिजनेस मॉडल कि कैसे उसको बढ़ाएं, हाई पोटेंशियल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे ज्यादा से ज्यादा जिससे प्रॉब्लम, और वेल्थ क्रिएशन। तो ये सारे काम करोगे तो तुम 80 आईएसी के अंदर आओगे। तो बेसिकली देखो मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूं 80 आईएसी में, सुनना, सुन लो इधर क्या है। ये टीडीएस की बात है बच्चों। टीडीएस कौन लेकर आए थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हालांकि टीडीएस का चैप्टर हमारे पास, हम बहुत डिटेल में करेंगे लिखकर अच्छे से। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड जिन्हें मिला था वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है कि नहीं? हमारा पूरी इकोनॉमी डाउन जाती जा रही थी, रिसेशन जाते जा रहे थे, उस समय पर हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे ने, वो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने हमारे देश को बचाया था उस टाइम के अंदर। उस समय पूरा ही मतलब रिसेशन आ गया था, इंडिया के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तब जाकर उन्होंने अपनी इकोनॉमिस्ट जो नॉलेज थी वो पूरी यूज कर कर हमारे देश को बचाया। उसके लिए उनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड भी मिला था। तो बच्चों मेरी बात सुनना, टीडीएस का कॉन्सेप्ट भी वही लेकर आए थे। टीडीएस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं हालांकि डिटेल तो हम जब पढ़ेंगे, लेकिन सुन लो टीडीएस क्यों लाए थे, मेरी बात सुनो। ये एक पर्सन है, ऐसे खूब सारे पर्सन है, ये मेरे पास काम करते हैं, और ये कंपनी है, कंपनी ने सैलरी देती है, और कंपनी साथ साथ बोलती है भाई टैक्स भर देना। वो बोल रहे पक्का भर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये टैक्स ही नहीं भरते थे। और कंपनी बोलती थी भाई हमने तुम्हें सैलरी दे दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम टैक्स भर दो। तो सरकार के पास टैक्स ही नहीं आता था, वो बोलते भर देंगे, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाए, मैं भाई को 15 लाख रुपए दे दूं और बोल तू तेरा 1,40,000 रुपये बनता, तू टैक्स जमा कराई हुई ईमानदारी से, तो बोलेगा मेरी ईमानदारी मैं जानता हूँ, 1,40,000 क्या मैं ज्यादा ही जमा करके आऊंगा, चिंता मत करो, टेंशन आप दे तो दो सर। तो ये चला जाएगा, गायब हो गया। अब इन सबको सबका इंस्पेक्शन करना बड़ा मुश्किल, सबकी इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा मुश्किल, इससे सरकार का काम बढ़ जाएगा। मान लो ऐसे 140 करोड़ के अंदर सिर्फ 40 करोड़ लोग भी ऐसे हो गए जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रही है कि इनको क्या करेंगे, पकड़ कर लाएंगे, टैक्स भरवाएंगे। तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि इतने तो इंस्पेक्टर रखने पड़ जाएंगे जितने पैसे नहीं मिलेंगे। बात समझ आई? तो दिक्कत है। तो फिर उन्होंने बोला क्या करें फिर हम, तो इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला जो लोग इनको पैसा दे रहे हैं इनको पकड़ना मुश्किल नहीं है, इनको पकड़ना तो मुश्किल है लेकिन कंपनियों को पकड़ना मुश्किल नहीं है। और कंपनियों की जिम्मेदारी बना दो कि सैलरी दे तो टीडीएस काटे, और सजा भी बता दो, अगर टीडीएस नहीं काटा तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करने देंगे। अगर तुम सैलरी दे रहे हो, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना चाहते हो, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्ट करा तो सैलरी डेबिट, नहीं डिडक्ट करा तो सैलरी डेबिट नहीं करने देंगे। तो एम्प्लॉयर भाग के पहले क्या करेगा, टीडीएस कटेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर खर्चा डेबिट नहीं कर पाएगा। मान लो उसने 50 करोड़ रुपए की सैलरी पे करी, भाई कंपनी है, अब 50 करोड़ की सैलरी पे कर रहा है, तो पीएनएल अकाउंट बनाएगा तो 50 करोड़ रुपए डेबिट करेगा। बोलो 50 करोड़ रुपए क्या करेगा बच्चे, डेबिट। जब मैंने 50 करोड़ रुपए डेबिट कर दिए, ये देखो मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया, मैंने 50 करोड़ रुपीस डेबिट कर दिए सैलरी के। अगर मैंने इनका टीडीएस नहीं काटा तो ये खर्चा अलाउड नहीं है, ये खर्चा अलाउड नहीं है, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। मेरी इनकम मान लो 500 करोड़ थी, तो मुझे 500 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। अरे बोलो। और अगर टीडीएस काटा तो फिर ये क्या होगा, तो 450 करोड़। तो भैया भागकर हर कंपनी क्या करेगी, टीडीएस करेगी। क्लियर है भाई? तो ये वो टीडीएस के बारे में बात कर रहा हूं कि टैक्स कहीं कट जाएगा, सोर्स पे ही कट जाएगा। जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। जो भी व्यक्ति सैलरी देगा, अब तुम कहीं जॉब करोगे, मान लो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बहुत बढ़िया, ENY PWC KPMG, यहां पर तुम चले गए, तुम्हारा पैकेज स्टार्ट हो गया 20 लाख से, 20 लाख पैकेज है, तो तुम्हारा टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कैसे कटता है वो सैलरी के चैप्टर, मतलब टीडीएस के चैप्टर में दिखाऊंगा कि सैलरी पे कैसे कटेगा। वैसे मैं बता देता हूं आइडिया। स्लैब रेट से तुम्हारी इनकम एस्टिमेट करेंगे, साथ में तुमसे पूछ लेंगे कोई अदर इनकम है तो बता दो, तुमसे स्लैब रेट से इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे पूरे साल की एस्टिमेटेड बेसिस पे।
उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, आपकी सैलरी से घटा के वो टीडीएस का पैसा, बाकी नेट सैलरी आपके हाथ में पकड़ा देंगे। क्लियर है भाई? तो वो मैं सिखाऊंगा तब। लेकिन बच्चों टीडीएस का कॉन्सेप्ट यही है, वो मैं इसके अंदर समझा रहा हूं कि टीडीएस कैसे होगा। चलूं मैं आगे? हल्का टीडीएस का आइडिया लगा? क्योंकि मैं सीधे बोलता तो फिर तुमको क्लियर नहीं होता। चलूं आगे? अब सुनना, क्योंकि ये फिर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा। देखो ये नया आया बच्चों, पहले नहीं था ये, तो ये नई अमेंडमेंट है, पढ़ो, ये लिख लेना घर से। एज पर सेक्शन 192(1)(c), 192 किसके टीडीएस होता है? सैलरी का। सैलरी इन केस ऑफ टीडीएस सेक्शन क्या होता है? 192। अ पर्सन बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप मैंने तुम्हें दिखाया था, इनोवेशन प्रोसेसेस या पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ये सारे काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 80 IAC के अंदर जो है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टू द एसएससी, बीइंग परक्यूजिट covered under section 17 subsection 2 clause 6 shall deduct। देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई बीइंग परक्यूजिट, एक व्यक्ति था जो अभी अभी हमने पढ़ा, मैंने उसको फ्री शेयर्स दे दिए, फ्री शेयर्स दे दिए बच्चे, 2000 रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू है, मैंने ऐसे 500 शेयर दे दिए उसे। सही है भाई? 500 शेयर दे दिए तो कितने पैसे आ गए? 10 लाख। अब हम बोल रहे ला 10 लाख पे टैक्स निकाल, वो बोलेगा बेचे थोड़ी है शेयर। भाई कंपनी ने शेयर दिया है, कैपिटल गेन अराइज थोड़ी हुआ है। कैपिटल गेन विल अराइज इन फ्यूचर। कैपिटल गेन अभी थोड़ी अराइज हो गया। भाई मेरे पास, मैंने गोल्ड खरीदा, 5 लाख का गोल्ड आज 50 लाख रुपए का हो गया, 45 लाख का कैपिटल गेन है। टैक्स कैसे लगा दोगे जब तक बेचा ही नहीं? भाई टैक्स तो जब होना चाहिए ना जब वो कैपिटल रिसिट मेरे पास पेमेंट तो आए, पेमेंट आई नहीं, कैपिटल गेन हो गया, लेकिन कैपिटल गेन अराइज भी तो होना चाहिए। बात समझ आई? तो कैपिटल गेन टैक्सेबल हम करते तो है माना, लेकिन बच्चों, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स तो जब करें जब पेमेंट मिले। अब इस भाई को मैंने क्या करा, शेयर दे दिए, कितने? 500 शेयर दे दिए, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2000। इसको पकड़ा दिया और बोला ला 10 लाख पे टीडीएस काटूंगा तेरा। तो बोलेगा टीडीएस तो जब काटोगे ना जब मैं बेचूंगा, बेचा ही नहीं मैंने अभी। अरे क्लियर है? समझ आ रही बात? तो लेकिन कंपनी को टीडीएस कब काटना है? अब सुनना, विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज। कहां से? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ। 48 मंथ का मतलब 4 साल। 48 मंथ का मतलब 4 साल। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब ये तो 5 ही हो गए टोटल। देखो मैं लिख के करता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे बता देना नाम। नहीं बताएगा ये। सचिन? तो इतना बढ़िया नाम है, बताने में डर लग रहा है। बताओ। सचिन तेंदुलकर। यार सचिन नाम है तुम्हारा, बताओ, हद हो गई। बच्चों सचिन जो है, सुनना ध्यान से, सचिन को मैंने 500 शेयर दिए, 1 जुलाई 2024 को दिए, आज फ्री में दिए। सचिन इतना अच्छा एम्प्लॉई है, फ्री में दे दिए। उसके कितने बने बच्चों बताना जरा? 10 लाख। अब 10 लाख इसकी सैलरी में ऐड हो गए। अरे होगा ना। अब सैलरी में ऐड होएगा तो सैलरी का टैक्स तो बने, लेकिन मैंने इससे बोला कि भाई ये तू, तेरे को ये फायदा हो गया, ला इस पे कैपिटल गेन टैक्स निकाल। ये बोलेगा बेचूंगा तभी तो निकालोगे। मैं कौन सा कहीं जा रहा हूं सर, आपने मेरे को शेयर दे दिए, मान लिया दिए शेयर है, दे या दिए मान गया, लेकिन मेरे को कैपिटल गेन राइज ही नहीं हुआ। अब कैपिटल गेन राइज नहीं हो तो मैं टैक्स कैसे करूंगा, दूंगा कहां से? लेकिन इन्होंने बोला चलो ठीक है, ऐसा कोई इंप्लॉई है तो आप छोड़ दो, ये तो प्रीवियस ईयर है 24-25, एंड कहां पर होगा? 25-26। असेसमेंट ईयर कहां एंड हो रहा है? 31 मार्च 2026। यहां से कितने? 48 महीने। 48 महीने से भी कितने दिन? 14 डेज के बाद तुम्हें टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर इतना टाइम हो गया तो। ठीक है कि नहीं है? क्या बोला उन्होंने? अगर तुमने शेयर अलॉट करे हैं, वो परक्यूजिट वैल्यू बनती है, उस पर्सन का तुम्हें टीडीएस काटना है। इतना टाइम इसलिए दे दिया क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉय भाग के कहां जाएगा, बाद में पकड़ा लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ज्यादा वेट नहीं करना,
प्रीवियस ईयर छोड़ देना, असेसमेंट ईयर भी पूरा छोड़ देना, असेसमेंट ईयर से 4 साल, और उसके 14 डेज के अंदर तुम्हें टीडीएस करना पड़ेगा, उसके 14 डेज के अंदर तुम्हें टीडीएस करना पड़ेगा। लोग तो मैं पढ़ देता हूँ, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है बच्चों, 2-3 बार पढ़नी पड़ती है तब क्लियर होती है। देखो देखो, जो भी इसके अंदर कवर होते हैं और वो पेमेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टू द एसएससी बीइंग परक्यूजिट covered under section 17 subsection 2 clause 6 shall deduct TDS on income within 14 days। कहां से? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ, मतलब 4 साल। कहां से 4 साल एंड होने? असेसमेंट ईयर से। तो असेसमेंट ईयर कहां एंड हो रहा है? 31 मार्च 2026। वहां से कितने साल का वेट करेंगे? 4 साल। तो मोटा मोटा 5 साल नहीं हो गए भाई? एक तो पूरा असेसमेंट ईयर छोड़ दिया, प्रीवियस ईयर को एक बार को छोड़ो, एक तो पूरा असेसमेंट ईयर छोड़ दिया, असेसमेंट ईयर से भी कितने? 4 साल, और उसके बाद कितने? 14 डेज के अंदर टीडीएस कर लेना। क्लियर है भाई? अगला, सर अगर मान लो वो एम्प्लॉय इतने दिन रुके ही ना, वो कह रहा है मैं तो अभी जा ही रहा हूं, मैं तो बेच रहा हूं, मैं तो तुरंत बेचता हूं, उसने उसको दिए शेयर, तुरंत बेच दिए, तो तुरंत बेचे तो उसके 14 डेज के अंदर, तुरंत बेचे तो उसके 14। देखो ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो सेकंड पॉइंट, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर बाय एसएससी, उसके कितने दिन में? 14 डेज। अगर वो रुका रहा, बेच नहीं रहा शेयर, तो कितने थे? 48 महीने। कहां से? असेसमेंट ईयर एंड होने से 48 से उसके बाद कितने? 14 डेज। लेकिन भाई वो 48 का इंतजार करेगा तब तो। मैंने उसको शेयर दिया, उसने बोला अभी बेच देता हूं, तो जब ये बेचेगा उसके कितने दिन में टीडीएस करना है? 14 डेज। अरे समझ आया नहीं आया? डन ना? चलूं आगे? आगे। अच्छा सर टीडीएस किस पे? कैपिटल गेन पे। किस पे? कैपिटल गेन पे, क्योंकि ये पर्सन कहां भाग जाएगा पता ही नहीं लग पाएगा। हाँ, जो मार्केट वैल्यू भी है, हाँ, तो उस समय के रेट के अकॉर्डिंग नीचे लिखा हुआ है, जो भी उस समय का रेट होगा उस हिसाब से काट लेना टीडीएस। रेट नहीं बता सकते ना? नहीं नहीं नहीं, अगर 5 साल बाद, 5 साल बाद का तो इंतजार करेंगे ही नहीं हम बोलेंगे कि एक एम्प्लॉय मैक्सिमम किसी के पास 5 साल ही टिकता है, उससे ज्यादा टिकेगा नहीं, हमने अजम्पशन ले ली। तो आपकी ड्यूटी बनती है, वो कभी भी भाग सकता है 5 साल के बाद। तो आप एक काम करना, उसका टीडीएस काट ही लेना, असेसमेंट ईयर छोड़ देना। अरे समझ आई बात? असेसमेंट ईयर छोड़ के, असेसमेंट ईयर से कितने महीने? 48 महीने, मतलब असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल, उसके विद इन 14 डेज में टीडीएस काट लेना, फिर हो जाए। हाँ। बेचेगा कैसे? बेचे जब मर्जी बेचे, हमें मतलब नहीं है। हम टीडीएस काट लेंगे मार्केट वैल्यू देख के। मार्केट वैल्यू मान लो उस समय 5,000 रुपए शेयर की वैल्यू होगी 2,000 वाले की, तो जो भी कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फर्क लेंगे, हाँ, जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका टीडीएस काट के रख लेंगे। अब सुनो दूसरा, एक तो समझ आया सेल वाला? अरे बोलो अगली कहानी। अब मैंने इसको शेयर दिए, सचिन कह रहा मैं इसी के लिए तो रुक रहा था, सर मैं कल से नहीं आ रहा, शेयर तो मुझे मिल गए, बताओ ये अभी से भाग गया, इसका टीडीएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसको पता है क्या बोलूंगा? देख भाई, सैलरी में तो तेरे 15,000 टैक्स हो जाएंगे, जैसे पीछे एग्जाम्पल था, 12,000 के कैपिटल गेन पे टीडीएस तेरे को अभी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू छोड़कर जा रहा है। कितने दिन के अंदर छोड़ेंगे? 15 डेज। देख लो, फ्रॉम द डेट एसएससी सीजिंग टू बी एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन, कितने दिन में? 14 डेज। अरे समझ आया नहीं आया? क्लियर है? सर आप ना, वैसे तो समझ आ गया, लेकिन आप एक बार फटाफट से रिवाइज कर दो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 192(1)(c) क्या बोलता है? बोलता है कि कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, इनोवेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस जो कि एलिजिबल है फॉर द 100% टैक्स डिडक्शन। क्लियर है भाई? इनोवेशन प्रोसेसेस जो भी लगाकर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये सब काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अगर वो शेयर्स दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, कंसेशनल रेट पर दे रहे हैं, तो जितना फ्री में दिया तो सारा का सारा किस में चला जाएगा? परक्यूजेट वैल्यू में। क्लियर है भाई? वो तो मैंने चीजें सिखा दी। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपके पास जॉब कर रहा तो हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि इस बेचारे ने बेचा ही नहीं अभी शेयर, बेचे नहीं तो टीडीएस के पैसे कहां से देगा ये?
तो हमने बोला आपका एम्प्लॉय है ना, पक्का छोड़ के नहीं जाएगा, चलो छोड़ देते, कोई बात नहीं, छोड़ के जाएगा तो नीचे बात कर ली, लेकिन पहली बात में हम मान के चल रहे हैं नहीं छोड़ के जाएगा। जब इतने दिन वेट करा, शेयर्स के लिए वेट करा, आप ये छोड़ के थोड़ी भागेगा। हम मान के चल रहे थे चलो मत करो इसका टीडीएस, तुम्हारे पास ही है, जब मर्जी मिल जाएगा ये तो, क्योंकि तुमने शेयर दिया ना अपने एम्प्लॉय को। तो असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026। वहां से कितने? 4 साल। और 4 साल के बाद कितने? 14 डेज के अंदर अंदर इस बंदे का टीडीएस कर लेना, क्योंकि उसके बाद कभी भी भाग सकता है। भाग जाएगा तो हम कहां ढूंढेंगे भाई, वो कहां चला गया, कैपिटल गेन पे टैक्स कहां से मिलेगा हमें? अरे क्लियर है? डन। दूसरी सिचुएशन, ये पर्सन ने शेयर ही बेच दिए, सचिन कह रहा लाओ मेरे को शेयर मिल गए, मैं तो अभी बेच रहा हूं, अभी बेच रहा हूं तो अभी टीडीएस हो जाएगा इसका। अरे बोलो। या सचिन रुका इसलिए था कि शेयर मिल जाए मैं भाग जाऊं, अब ये शेयर मिल गए और ये भाग रहा है, और ये कह रहा है 48 महीने बाद मेरा टीडीएस काटना। 48 महीने बाद पता लगेगा कहां गया है। तो इसका क्या, जब भी ये जॉब छोड़ रहा है उसके 14 डेज के अंदर अंदर ही टीडीएस कर लेना। अरे क्लियर है? तो ये बातें लिखी है, पढ़ो। कहता है इनमें से जो भी चीज अर्लीस्ट हो, इनमें से जो भी चीज, देखो विच एवर इज अर्लीस्ट, पहले जॉब छोड़ रहा तो पहले टीडीएस काट लो, पहले सैलरी, पहले क्या कर रहा है, सेल कर रहा है शेयर, तो पहले टीडीएस काट लो। अगर ये दोनों नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, इतने दिन का वेट कर लो। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे। विच एवर इज अर्लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेट, अब ये रेट हमें नहीं पता, ऑन द बेसिस ऑफ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर इज अलॉटेड। कोई दिक्कत है? चलो आगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है? अब लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। नहीं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है ये, इससे रिलेटेड है ये, अभी मत लिखो मैंने, क्योंकि तुम्हें अभी आरपीएफ नहीं पढ़ाया, तो जब आरपीएफ कराऊंगा तब कराऊंगा, इसको पेंडिंग कर दो, कर दो, लिख दो साथ में, सर जब रिटायरमेंट बेनिफिट कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, उसके बाद आ जाओ, आप आ जाओ इस पे, लिखो एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, लिखो फ्रिंज बेनिफिट्स, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट लिखो, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट। सर क्या लिखना है हमें? पहले तो हेडिंग लिखनी है, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, पहले तो हेडिंग लिखो एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, फिर इसमें पहले वाले परक्यूजट की हेडिंग डालनी है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, सेक्शन 17(2) क्लॉज 8 रूल 371। करो। सर कहाँ तक कॉपी करें? यहाँ से यहाँ तक कर लो सर, ठीक है, आप तब तक रेस्ट करो। ओके, आराम से नोटिंग करो बच्चों, फिर मैं समझाऊंगा।
देखो एक सिचुएशन समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखो एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। एक ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय बना देता है पहले, चलो ये एम्प्लॉय है और ये इसका एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉय को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है भाई, तो एम्प्लॉय पहुंचा किसी बैंक के पास, बैंक से पूछा भाई मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने आके यहाँ बोला मुझे कोई 5 लाख रुपए उधार दे दो, इंटरेस्ट रेट बताओ। उनने बोला इंटरेस्ट रेट लगेगा 14%। कितना हो गया बताना, 14%, 70,000। एम्प्लॉय को लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा ब्याज है, 70,000 ईयरली ब्याज दूं, बैंक से लोन लूं। एक काम करता हूं, मैं चलता हूं अपने एम्प्लॉयर के पास, दुनिया में मेरा वही तो है जो है। इसने लोन यहां से नहीं लिया, पहुंच गया अपने एम्प्लॉयर के पास, सर मैं आ गया आपका एम्प्लॉय, आप जानते हो ना आपका कितना बढ़िया एम्प्लॉय हूं मैं। सर अगर मैं नहीं होता तो दिक्कत हो जाए, आपके लिए तो मैं कोई भी, यूँ समझ लो कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी लेवल तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सर मुझे आज जरूरत पड़ गई, इस मेरे बुरे वक्त में आपको तो कम से कम मेरा साथ देना पड़ेगा, आप मुझे 5 लाख रुपए उधार दो। उन्होंने बोला ठीक है भाई ले ले उधार, मना भी नहीं करेगा वो, क्यों, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय है ना। उनने बोला फिर क्या मुफ्त में कोई पैसा दे देता है किसी को, नहीं। इनने बोला चल भाई ब्याज तेरे को देना पड़ेगा, 14% ब्याज दे दे। उसने बोला 14 तो बैंक वाले ही ले रहे हैं, एम्प्लॉयर से आपसे लेके क्या फायदा हुआ फिर। तो उन्होंने बोला चल ठीक है एक काम कर दूं, मैं तेरा एम्प्लॉयर हूं, 7% ही ब्याज दे दे मुझे, क्योंकि तू मेरा एम्प्लॉय है, 35,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे दे दे। लेकिन अगर ये लोन किससे लेता बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर ये लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेता तो ब्याज कितना देना पड़ता, 70। इसने किससे लोन लिया, अपने एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर को कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 35,000। तो इसको बताओ 35,000 रुपए की बचत हो गई नहीं हो गई। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं इस 35,000 को हम टैक्स कर देंगे, क्या मान के, परक्यूजेट वैल्यू। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भैया देखो ऐसा है, अगर तुम लोन लेते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बनता, 70,000। तुमने लोन अपने एम्प्लॉयर से लिया तो आपका ब्याज कितना बन रहा है, मात्र 35,000। तो 35,000 आपके बच रहे हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। भाई 35,000 का ब्याज बच गया ड्यू टू कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दे दिया, किस पर दे दिया, सस्ते रेट पर। तो लाओ इस परक्यूजिट पर हमें टैक्स दो। अरे बात समझ आती है। लेकिन अगर ये लोन 20,000 तक का है तो कोई बात नहीं चलेगा, पैटी लोन होता हो। अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 20,000 तक का लोन दे दिया तो माफ है, अरे ठीक है, और टुकड़ों में दे सकता है। जैसे मान लो पहला लोन दिया 10,000 का, दूसरा लोन दिया 5,000 का, फिर तीसरा लोन दिया 10,000 का। पहला 10, 5, फिर 10, 25 हो गया, 25 पूरा टैक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो 20,000 तक तो ठीक है, 20,000 से अगर रुपया भी ज्यादा हो गया तो पूरे पे क्या लगा देंगे, ब्याज को दिक्कत है। और यहां पर देखो इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, यही तुमने लिखा होगा, मैं पढ़ देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ो। इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन एनी लोन टू द एम्प्लॉय और टू द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या तो एम्प्लॉय को या उसके घर वालों को, इट विल बी टैक्सेबल एंड परक्यूजेट वैल्यू विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट क्या था मेरे एग्जाम्पल में 14, एम्प्लॉयर का रेट क्या था 7, तो फायदा कितने परसेंट का हो गया 7। अरे डाउट है? डन। तो देखो इसके अंदर आगे पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर हैज गिवन अ लोन, एम्प्लॉयर ने लोन दिया कितने का 10 लाख का टू द एम्प्लॉय, कब 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, कितने परसेंट से 4% पर एनम। एंड इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना है 10% पर एनम। 10 लाख का, देखो मेरी बात सुनो, 10% स्टेट बैंक का रेट, एम्प्लॉयर से 4% मिला तो 6% का फायदा हो गया। 10 लाख का 6% कितना हो गया 60,000, 60,000 परक्यूजेट वैल्यू। किसी बच्चे को डाउट नहीं? फर्दर वाइल कंप्यूटिंग परक्यूजेट वैल्यू बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हमें हर महीने के एंड में देखना पड़ेगा कितना लोन बच गया। क्लियर है भाई? देर इज नो कैलकुलेशन फॉर द पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करते। एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, यही लिख लो, इसी को सॉल्व करा दूंगा। लिखो लिखो मिस्टर एक्स, यहां तक मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। He has taken a loan of rupees 10 lakh. He has taken a loan of rupees 10 lakh from employer. He has taken a loan of rupees 10 lakh from employer on 20 अप्रैल 2024। कब लोन लिया है 20 अप्रैल 2024, 20 अप्रैल 2024 एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। हाँ, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, बट एसबीआई रेट 10% पर एनम, एसबीआई रेट 10% पर एनम, एसबीआई रेट 10% पर एनम, एंड लोन वाज रिपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट, लोन वाज रिपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट, लोन वाज रिपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट of rupees 2 lakh each, of rupees 2 lakh each starting from, of rupees 2 lakh each starting from 10 जुलाई, starting from 10 जुलाई 2024, starting from 10 जुलाई 2024। in this case taxable amount shall be, in this case taxable amount shall be, taxable amount shall be साथ में ना इसकी बेसिक पे लिख लो, लिख लो बेसिक पे 2 लाख 1 लाख रुपए पर मंथ, बेसिक पे लिख लो 1 लाख रुपए पर मंथ, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कैसे दिखाना है। बेसिक पे कितनी है बच्चों 1 लाख पर मंथ। देखो भाई आ जाओ, हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ है ना, तो 1 लाख इंटू 12, यहां लिखो लोन एट कंसेशनल रेट जो भी है 17 टू क्लॉज 8 रूल 37। इसको वर्किंग नोट बना लो या यहीं वर्किंग नोट बना देता हूं, एक ही बात है। देखो उधर, मुझे बताओ कितने तारीख को लोन लिया था, तो 20 अप्रैल नहीं, मैं एट द एंड ऑफ द मंथ देख लूंगा कितने लोन के पैसे बचे थे। 30 अप्रैल को देखो कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, 10 ही था ना। अरे कुछ रिपे करा नहीं करा अभी तो। अप्रैल के बाद 31 मई आती है, मई में कुछ वापस करा नहीं करा, 10 ही रहे। मई के बाद क्या आता है जून, 30 जून को कुछ वापस करा नहीं कुछ करा अब तक भी। 31 जुलाई को बोलो कितना वापस करा 2 लाख, 8 में से 2 हटा दो कितने बचे, नहीं 10 में से 2 8 बचे। फिर कितनी तारीख थी 31 अगस्त, फिर 2 लाख रुपए वापस कर दिए, कितने बचे 6। फिर 30 सितंबर 2024 कितने हुए 4 लाख। क्लियर है भाई? फिर उसके बाद बताओ 31 अक्टूबर 2 लाख, फिर तो बचे ही नहीं, इतने ही बचे थे। अरे इसके बाद बचे थोड़ी होंगे।
आउटस्टैंडिंग कहाँ बचेगा? पे तो करा, खत्म हो गया वो भाई। अगले महीने 2 लाख बचे थे तो अगले महीने दे दिए होंगे, तो आउटस्टैंडिंग क्या बचेगा? 0। अरे आउटस्टैंडिंग क्या बचेगा? 0। अब बच्चों एक बात बताओ, एम्प्लॉयर कितने % पे दे रहा था और बैंक से कितना मिल रहा था? 10 और 6 में से 4 था ना, 4 4 था तो 6% का फायदा। अब ये पर एनम का रेट है तो 1/12, 6% 1/12, फिर ये 6% उसका भी 1/12, फिर 6% 1/12, फिर 6% 1/12, फिर 6% 1/12, फिर 6% 1/12। अरे समझ आया? बोलो क्या क्या आ रहा है? 5,000, 5,000, 5, 4,000, 3,000, आगे 2,000, आगे इन सब का टोटल करवा दो परक्यूजेट वैल्यू। परक्यूजेट वैल्यू 25,000 आ गई। 25,000 को इसकी सैलरी में ऐड कर दो, ये ग्रॉस सैलरी आ गई। व्योम समझ आया? 2,25,000। 16(1)(a) में डिडक्शन दे दो, डाउट बता दो। इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड सैलरी जो भी आ रही निकाल लेना। कर लोगे ना? बोलो बच्चों। यस सर जी, जो भी आ रहा है कर लोगे ना? डन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अगर लोन दिया, चलें बढ़ जाऊं आगे? डन। अब सुनो, प्लीज सुनना, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। आगे लिखोगे नोट्स बना के लिखो। इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन अ पैटी लोन, if employer has given patty loan, if employer has given patty loan, there is no perquisite value. If employer has given patty loan, if employer has given patty loan, there is no perquisite value. अगर पैटी लोन दे रहे हैं तो कोई परक्यूजिट वैल्यू नहीं होगी। और लिखो पैटी लोन मीन्स one or more loan given by employer, 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 where aggregate amount of all such loan, where aggregate amount of all such loan, aggregate amount of all such loan during a particular year, during a particular year, during a particular year, during a particular year up to rupees 20,000, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर अप टू रुपीज 20,000। डाउट है कोई? सुनो, फॉर एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड
Mr. X is employed in ABC Limited. Employer, ABC Limited employer has given following interest free loan given below. लिखो एसबीआई रेट 10% पर एनम। एसबीआई का रेट कितना है? 10% पर एनम। ये सॉल्यूशन है, ये भी मत कॉपी करना। लिखो लोन ऑन 1 जुलाई 2024 10,000 रुपए। लोन ऑन 1 अप्रैल 2024 10,000। अभी तक ये माफ था। अभी इसने कब दिया? 1 अप्रैल 2024 को कितना दिया? 10,000। अभी तक क्या था? माफ। आगे लिखो वन मोर लोन हाँ 10,000। आगे लिखो वन मोर लोन गिवन ऑन 1 दिसंबर 2024। गिवन ऑन 1 दिसंबर 2024। 1 दिसंबर 2024। रुपीज 8,000। एंड वन मोर लोन ऑन 1 मार्च 2024। ऑन 1 मार्च 2024 रुपीज 3,000। मेरी बात सुनो। देखो पहला लोन कितने का दिया? 10, अभी तक माफ था। फिर दूसरा लोन कितने का दिया? 8 का, अभी तक माफ था। तीसरा लोन कितने का दिया? 3,000। अरे भाई कितना हो गया? 21। बस अब पूरा ही टैक्स होगा 21 का 21। ऐसा नहीं करेंगे कि 20,000 माफ करके 1,000 टैक्स करेंगे ना, अब सारे ही टैक्स कर देंगे। अब मेरे को बताओ पहला वाला लोन कितनी तारीख को दिया था? 1 अप्रैल। तो मैं 30 अप्रैल ले लेता हूँ। 30 अप्रैल, हालांकि ब्याज तो पूरा लगेगा। 30 अप्रैल 2024 कितना लोन था? 10,000। 10,000 पे कितने परसेंट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पूरा ही फायदा है इसके लिए। भाई 10% कितने महीने के लिए? 12/12। अरे 12/12 कैसे? अप्रैल से काउंट कर लो, पूरा ही साल हो गया। अरे ठीक है, डन। दूसरा वाला लोन बताओ। 8 दिसंबर। 1 दिसंबर। आप 31 दिसंबर पे आ जाओ सीधे। 31 दिसंबर पे कितने का लोन था? 8,000। 10% से काउंट कर लो 31 मार्च तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 4 महीने। 4/12। लास्ट वाला लोन बताओ। हाँ जी 1 मार्च। तो 31 मार्च पे आ जाओ। 31 मार्च 25। बताओ कितना था? 1,000। कितने महीने? 3,000। कितने परसेंट? कितने महीने? 1 महीने। 1/12। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? ऊपर वाला बताओ। 1,000 ये आ गया। आगे है 267। आगे ये 25 रुपए टोटल। परक्यूजेट वैल्यू आ गई। हाँ जी 1 2। डाउट बताओ। चलूं आगे? डन। सर जी उसके बाद बताओ आप क्या करोगे? चलूं आगे? सर आप आगे बढ़ जाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। मैं आगे चल रहा हूं बच्चों। हाँ लिख लो भाई।
चलो भाई आगे, डन। लिखोगे नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और पॉइंट बना के, पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेना भले ही। इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन लोन, if employer has given loan for the treatment of specified disease, if employer has given loan for the treatment of specified disease, if employer has given loan for the treatment of specified disease under rule 3A, रूल 3A के अंदर ना पूरी लिस्ट दे रखी हो कि क्या क्या है, वो याद नहीं करनी तुम्हें, रूल 3A लिखा होगा सिंपल, या स्पेसिफाइड डिजीज भी लिखा तो समझ जाना रूल 3A, क्लियर है? क्योंकि हमको डॉक्टर थोड़ी बनना है कि वो पूरी बीमारियां याद करेंगे, वो बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब वो स्पेसिफाइड डिजीज है। तो ठीक है भाई, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज गिवन अंडर रूल 3A, कॉमा देयर इज नो परक्यूजेड वैल्यू, देयर इज नो परक्यूजेड वैल्यू। अब इनकम टैक्स वाले बोलते चलो एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लोन दे दिया, उसके घर में कोई समस्या चल रही है, होता है ना कभी कभी एम्प्लॉय के घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो एम्प्लॉयर बोलता ले भाई मैं तेरे को लोन दे रहा हूं, क्लियर है भाई, उस पर ब्याज भी नहीं ले रहा, कह रहा है जब 20 लाख रुपए का लोन दे दिया, तू अपने बच्चों का इलाज करा, कोई दिक्कत नहीं, तू टेंशन मत ले, तू इतना अच्छा एम्प्लॉय है, तू परेशान रहेगा तो मेरा बिजनेस परेशान हो जाएगा, तू जा अपने बच्चे की टेक केयर कर, 20 लाख रुपए मुझसे ले जा, ब्याज भी मत दियो, वापस करने की बारी वापस भी जब हो दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इनकम टैक्स वाले अब इस पर टैक्स करेंगे क्या? वो बोले यार हमारे सीने में भी दिल है, कोई बात नहीं, ये नेसेसिटी है, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया, इसमें टैक्स की कोई चोरी वोरी नहीं लग रही, ये तो किसके लिए था, बेसिक नेसेसिटी, क्या मतलब उसको प्रॉब्लम है उसके फैमिली में या वो खुद बीमार है, तो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन लिया, इस पे हम टैक्स नहीं करेंगे, क्लियर है भाई? तो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बात सुनो, उस बंदे ने मेडिक्लेम ले रखा है, एम्प्लॉयर से लोन ले लिया 20 लाख का, लोन लेके पैसे लगा दिए, बाद में मेडिक्लेम से पैसा मिल गया, अरे वो पॉसिबल है? मेडिक्लेम का पैसा जब आएगा तो मेडिक्लेम के पैसे को आप क्या मान लेंगे, लोन मान लेंगे। भाई पहले लोन माफ कर दिया ना, एक ही चीज माफ कर लो, अगर देखो मेरी बात सुनो, एक होता है बच्चों मेडिक्लेम में ना दो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कैशलेस, सुनाओ तुमने, एक होता है रीइंबर्समेंट ऑप्शन, कि पहले आप अपने आप से खर्च कर लो, बाद में रिम्बर्स करा लेना। अब एम्प्लॉय कह रहा है मेरी जेब में पैसे नहीं है यार, कहां से खर्च कर लूं मैं तो कैशलेस खर्च कर सकता, तो कैशलेस काम कर सकता हूं, है ही नहीं, 20 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर ने बता दिया, अब मेडिक्लेम की पॉसिबिलिटी क्या है, मेडिक्लेम वाले बोलते पहले खर्चा कर लो अपनी जेब से और फिर बिल लगा देना, फिर हम सर्वे करेंगे कितना पास करें। अरे ऐसे ही करते हैं, बिल लगा देना, ऐसे ही होता है कई सारी जगह, तो बिल लगा देना, बिल लगा के हमारे पास दे देना, अब हम देखेंगे इस 20 लाख में से कितना पास करना है, 15 करना है, 16 करना है, कितना पास करना है वो बाद में देखेंगे, तब तक तो काम ही हो जाएगा। वो बोल रहा मैं 20 लाख कहां से लाऊं, भाई लगाने को भी तो पैसे होने चाहिए, घर बेचूंगा क्या मैं अपना? तो वो सीधे किसके पास पहुंचेगा, सर एम्प्लॉयर, सर आपके पास आ गया, आप ही तो हो मेरे सब कुछ, आपके से तो मेरा जीवन चल रहा है, ठीक है कि नहीं, और मेरे से आपका चल रहा है, तो सर देख लो दिक्कत हो जाएगी, घर में दिक्कत चल रही है, मेडिक्लेम ले रखा है लेकिन मेडिक्लेम क्या हो रहा है, डिले होगा, वो रीइंबर्स होगा, तो सर अभी तो पैसा दे दो आप, तो एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, क्लियर है भाई, डन। बाद में मेडिक्लेम का रीइंबर्समेंट आ गया, लोन माफ कर दिया, अब मेडिक्लेम को माफ नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट मेडिक्लेम माफ होता है, लेकिन इस केस में मेडिक्लेम माफ नहीं होगा, उसको लोन ट्रीट करेंगे हम, क्या ट्रीट करेंगे, लोन। अरे बात समझ आई नहीं आई? तो पहले तो इतनी बात देख लेते हैं हम, फिर आगे चलेंगे। लिखो फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, अरे लिख लो भाई, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, he has taken a loan, he has taken a
सुनना ध्यान से बच्चों, लिखो मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, ही हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakh ऑन 1 जुलाई 2024, on 1 July 2024, interest free from employer, interest free from employer, and SBI rate 10% per annum, SBI rate 10% per annum, SBI rate कितना है 10% per annum, ठीक है भाई। इन दिस केस परक्यूजेट वैल्यू विल बी निल, इसी को मैं फर्दर बढ़ा दूंगा। इन दिस केस परक्यूजेट वैल्यू विल बी निल, इन दिस केस परक्यूजेट वैल्यू विल बी निल। डन, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इफ ही हैज रिसीव्ड मेडिक्लेम, but he has received mediclaim reimbursement, but he has received mediclaim reimbursement of ₹3 lakh, of ₹3 lakh, of ₹3 lakh, out of which मतलब वो 3 लाख रुपए मिले ना, out of which he has repaid ₹1 lakh, he has repaid ₹1 lakh on 15 दिसंबर 2024, 15 दिसंबर 2024 एंड ₹1 lakh 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 एंड ₹1 lakh 15 मार्च 2025। कितने पैसे दे दिए इसने 3 लाख। अब मेरी बात सुनना, इधर मैं कर रहा हूं सॉल्व। लिखो इन दिस केस परक्यूजेट वैल्यू विल बी, बच्चों सुनना इधर देखो, एक एम्प्लॉयर से लोन लिया कितनी तारीख को, एक एम्प्लॉयर से लोन लिया 1 जुलाई 24 को, कितने का लोन लिया 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन। और ये किस लिए लिया था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। क्या करूं उसे, एग्जेम्प्ट, डन, छोड़ दिया ना। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कितने तारीख को लोन मिला, कितने रिम्बर्समेंट आई थी मेडिक्लेम का 3 लाख का, तारीख वही दिसंबर में दिया, तो दिसंबर में मान लेते हैं 15 दिसंबर। देखो अब इसने 3 लाख रुपए में से ना, दिसंबर में मैं ले लेता हूं 31 दिसंबर, एट द एंड देखते हैं ना भाई 3 लाख आए थे, 3 लाख में से कितने पैसे दे दिए, 1 दे दिए, तो 2 इसके पास अभी भी पड़े। यह है भाई, एट द एंड देखते हैं ना, इंस्टॉलमेंट कब देखनी है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। दिसंबर में कभी इसे पैसे मिले होंगे, 15 दिसंबर को क्या कर रहा है इसने, वापस कर दिया, तो 31 दिसंबर को कितने पैसे आउटस्टैंडिंग में पड़े हैं वो मेडिक्लेम वाले, 2 लाख। भाई इंप्लॉयर को इसने एक वापस कर दिया, वो तो वापस कर दिया ना, बात खत्म। तो इसके बताना कितने परसेंट, 10%। कितने महीने, दिसंबर जनवरी, दिसंबर था ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 4 महीने, 4/12। फिर 15 जनवरी को इसने दोबारा वापस कर दिए 1 लाख रुपए। अब जो वापस कर दिए उस पर थोड़ी ब्याज लगता है, ब्याज किस पे लगता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है बेटा, इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो बताओ कितने पैसे बचे, 1 लाख। 1 लाख पे कितने महीने, 3/12। उसके बाद 15 फरवरी को कितने वापस करे, 15 फरवरी मार्च,
मार्च, देख लो कपला हो गया यहाँ। 28 फरवरी को अभी भी आउटस्टैंडिंग बचे हैं कितने? अरे 1 लाख बचे ना, दिए नहीं ना इसने पैसे। 10% कितने बटा 12? 2/12। अब एक कब दे दिए इसने? 31 मार्च में कुछ नहीं। बच्चों ये मैं इफ बट करके बहुत चीजें ले रहा हूं, इतना नहीं लेके चलते, वो बहुत आसान पूछते हैं, लेकिन बच्चे ने किस तरीके से तैयारी करी है वो चीज मैटर करता है, पता होना चाहिए बस। तो बताना कितना आ रही है परक्यूजेट वैल्यू? 6,666, 6.67 और ये 2500 रुपए, ये 1666.67। टोटल बता दो क्या आ गया परक्यूजेट वैल्यू? टोटल बताओ परक्यूजेट वैल्यू, परक्यूजेट वैल्यू 3.34। ये परक्यूजेट वैल्यू, उसकी डाउट है कोई? एक बार और बताऊं, देखो देखो बच्चों, 5 लाख रुपए का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। 5 लाख रुपए का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में इसको मेडिक्लेम वालों ने भी 3 लाख रुपए दे दिए। अब 3 लाख दे दिए तो 3 लाख में से 1 लाख इसने अपने एम्प्लॉयर को वापस कर दिए। तो बताओ 31 दिसंबर को, इसको दिसंबर में मिले थे, मान लेना 1 दिसंबर को मिले थे, ठीक है भाई, लिख लेना। 1 दिसंबर को मेडिक्लेम का पैसा मिला 3 लाख, 3 लाख मिला, 3 लाख में से 1 लाख एम्प्लॉयर को दे दिया। भाई लोन ले रखा था ना इसने, भाई मेडिक्लेम से पैसा मिले तो क्या उसके मैं उड़ाऊंगा थोड़ी, लोन भी तो चुकाऊंगा, एम्प्लॉयर से ले रखा है। एक तो बेचारे ने मेरी दिक्कत में मेरी मदद करी और उसके पैसे रोक के बैठूं, अच्छी बात है क्या ये? एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया उसने मेरे को, तो भैया मेरे को 3 लाख मिले, मैंने फोन मिलाया, सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने लोन दिया, मैं 1 लाख रुपए भी आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं। 1 लाख कर दिया मैंने 15 दिसंबर को। बताओ 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 2 लाख। तो 3 में से 1 चले गया, 2 बचा ना, तो दिसंबर का ब्याज पूरा लगेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर है भाई? क्या कह रहे हो? हाँ ये लोन आउटस्टैंडिंग चलेगा ना इसका? नहीं ठीक कह रहा है, मिस्टेक, रेक्टिफाई करो बच्चों, ठीक कह रहा है, 1/12 होगा ये, क्योंकि हम इंडिविजुअली ले रहे हैं ना सबका। हाँ तो बताना कितना है? 1/12। फिर कितना बचा? कितना था? 1/12, फिर 1/12, बताना कितना आ रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि ये अलग अलग लोन लिया हमने, अलग ट्रीट कर लिया था, ये 3 लाख थे, वो हमारी मिस्टेक हो रही थी। 2 लाख रुपए का 10% एक ही महीने का, दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर में 1 महीने का ब्याज। फिर जनवरी में कितना बचा? 1 लाख, उसका बताना कितना आ रहा है पहले बताओ, ठीक कर लेना बच्चों से। 1666 आएगा, 1666, ठीक है भाई, ठीक है। ये अगला वाला 833.333, आगे 833.33, बिल्कुल ठीक है जी। देखो भाई बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, सुन लो ध्यान से। अभी बच्चों 5 लाख का लोन लिया, दिसंबर के अंदर 1 दिसंबर को 3 लाख की पेमेंट आ गई, तो 31 दिसंबर को मैंने 3 में से कितने पैसे दे दिए? 1, तो बचे 2। 2 लाख पे 10% कितने महीने का ब्याज? 1 महीने का, क्योंकि सिर्फ दिसंबर का निकाल रहे हैं, सिर्फ दिसंबर का निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद बताओ उसने इसमें से कितना वापस कर दिया?
दो में से एक वापस कर दिया, फिर कितने का निकाल रहे, 1 महीने का। फिर उसने ये 31 जनवरी को वापस नहीं करा था ना, कुछ करा था जनवरी में, 15 जनवरी को करा था, तो 1 लाख बच गया। ठीक है भाई, तो 1 लाख पे फरवरी में कुछ नहीं करा, लेकिन आउटस्टैंडिंग तो बचा है 1 लाख। अरे पैसे तो रख के बैठा ना अपने पास, तो 1 लाख पे 10%, 1/12। 31 मार्च को कुछ नहीं बचा, ये ठीक कर लेना बच्चों, 1/12 ही होगा ये, ठीक है। चलू मैं आगे, बढ़ जाए आगे, हाँ कर लो उसे। नहीं वो अलग अलग लोन थे भाई, सही कह रहे हैं, वो अलग अलग लोन थे उसके तीन, जो हमने ये निकाले थे ना, ये वाले अलग अलग लोन है तीनों, ये तीनों अलग है, लोन 1, लोन 2, लोन 3, ये तीनों अलग अलग थे। ये वाला देखो, ये एक ही लोन था ना, चलता जा रहा था, तो 1/12, 1/12, तो ये देखो इधर, ये देखो, उसके पास 3 लाख रुपए आए, 3 में से एक दे दिए, बचे कितने, 2, तो 2 लाख पे 10% सिर्फ दिसंबर का ब्याज। फिर जनवरी में 1 लाख वापस कर दिए, बचे कितने, 1 लाख, 1 लाख का 1 महीने का ब्याज सिर्फ जनवरी का। फिर फरवरी में कुछ वापस नहीं करा था, तो फरवरी में भी आउटस्टैंडिंग रह गया। मार्च में जो वापस कर दिया, तो उस पर ब्याज ही नहीं निकलेगा। क्लियर है भाई, डन ना। जिस मंथ में पेमेंट कर दी वो नहीं, हमको देखना होता है यहां पर ना, दिनों की कैलकुलेशन नहीं करते जैसे तुम अकाउंट्स में करते हो कि सर 15 दिन का ब्याज निकालो, ये करो वो करो ना। ये इनकम टैक्स बच्चों 1961 में बना था, उस समय कैलकुलेटर वगैरह नहीं होते थे, तो इन्होंने ईजीएस बना रखा, बोला इतनी कैलकुलेशन में चक्कर मत पड़ो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ देख लो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। चलू मैं आगे, अरे बोलो, डन। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों पढ़ो प्लीज, ये वाला क्वेश्चन देख लो। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, ही हैज टेकन an इंटरेस्ट फ्री लोन 3 लाख रुपए 10 जुलाई 2024 फॉर पर्सनल पर्पज फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। लोन इज रिपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 एंड रीपेमेंट स्टार्ट हुई 21 सितंबर 2024। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, कर लोगे ना, सेम ही तो है, इससे ऊपर वाला जो करे थे सिमिलर है। ये पर्सनल पर्पज के लिए उसने लोन लिया, देखो मैं बता देता हूं, फोटो ले लो आप भले ही, सेम है, रिपीट है बच्चों। 3 लाख रुपए का लोन है, इंप्लॉयर कोई ब्याज नहीं ले रहा, और इसने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर लिया। ठीक है भाई, लोन को कहता है भाई 3 साल के लिए चाहिए मुझे, लोन इज टू बी रिपेड, 10,000 रुपए करके वापस कर रहा है, कब से, सितंबर से। देखो इधर, यहां 3 लाख, यहां 3 लाख, सितंबर में 10,000 दे दिए, कितने बचे, फिर 10 दे दिए, 280, फिर 10 दे दिए, 270, फिर 10 दे दिए, 260, फिर 10 दे दिए, फिर 10 दे दिए, 240। को दिक्कत है। उसके बाद देखो मार्च भी होगा, क्योंकि मार्च तक जाएंगे हम। मार्च में फिर दे दिए कितने, बस 12% पूरा ही हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में कंसेशन मिल रहा था, एसबीआई का रेट क्या था उसमें 10, इंप्लॉयर का रेट क्या था 4, तो 6% टैक्स कर रहा था। यहां तो इंप्लॉयर 0 चार्ज कर रहा है, तो 12 माइनस 0, तो पूरा ही फायदा उसके 12%। को दिक्कत है, 12%, 1/12, 1/12, 1/12 कर देना, हो गया खत्म। चलो मैं आगे, अरे बोलो, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये रिपीट है सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हेडिंग डालो नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग, हेडिंग डालो, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, हॉलीडे होम बोलते हैं जिसे, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, हॉलीडे होम, गेस्ट हाउस बना रखे होते हैं एम्प्लॉयर ने, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग
सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 रूल क्लॉज 6 क्लॉज 8 है, सॉरी, रूल 3 7 और 2 को दिक्कत है? लिखो क्या? लिख लो यहां तक या मैं बोलूं? बताओ। लिखो यहां तक, यहीं तक ही पॉइंट बना के लिख लो आप, ज्यादा ठीक रहता है, पैराग्राफ में ना बोरिंग हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 4। चलो मैं आगे। आज तो लॉ नहीं है, आगे तक बढ़ा दे। बोलो। चलो मैं आगे बच्चों।
चलो एक लास्ट टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। नहीं मैं करा दूं, एक्चुअली मेरे को उसका बैकअप लेना है लड़के का, ये है चक्कर। इसीलिए नहीं करा रहा, ये बैकअप है इसका, थोड़ा सा करा दूं कल, फिर इसको लॉबी करना होगा। लॉबी है ना तुम्हारा? बच्चों देखो, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन, हॉलीडे होम फैसिलिटी देता है। प्लीज सुनना, एम्प्लॉयर के खुद के जो होते हैं बच्चों गेस्ट हाउस बने होते हैं हर स्टेट में। अरे भाई सुन लो, उसको हॉलीडे होम बोलते हैं। जैसे मान लो एक मेरा मित्र है आईबी के अंदर, ठीक है, तो आईबी में है तो उसको गेस्ट होम में हाउस दे रखे हैं उनको। गोवा चले जाओ, हॉलीडे होम का किराया होता है मात्र 300 रुपये, 300 रुपये पर डे, और जिसके अंदर भी 2% रह सकते हैं तो 150 रुपये पर डे हो गया हो। बात समझ रहे हो? हॉलीडे होम के अंदर बच्चों 300 रुपये किराया होता है और खाना बिल्कुल बढ़िया, 100 रुपये पर प्लेट की थाली होती है। तो अगर तुम जैसे मान लो तुम्हारा कोई अगर मित्र हो जो सरकारी जॉब के अंदर हो और तुम्हें घूमने का मन हो, तो उसको पकड़ लेना, उसको बोल देना भाई हॉलीडे होम बुक कर ले, अपन दोनों साथ चलेंगे। तो साथ जाओगे, आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, सिर्फ आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रैवलिंग कॉस्ट भी माफ हो जाती है अगर एम्प्लॉयर तुम्हें एलटीसी वगैरह देता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो भी माफ हो जाता है। उसके अंदर भी एलटीसी एम्प्लॉयर पैसे देता है एलटीसी के। तो मेरी बात सुनना, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा है, ट्रैवलिंग पे जाओगे उसके पैसे हम खर्च कर रहे हैं, टूरिंग एंड अकोमोडेशन, रहना खाना सब कुछ, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। लेकिन वो टैक्सेबल है, बट इट विल नॉट इंक्लूड लीव ट्रैवल कंसेशन, क्योंकि लीव ट्रैवल कंसेशन माफ होता है। डिफॉल्ट में लीव ट्रैवल कंसेशन हटा दिया, डिफॉल्ट में ये टैक्सेबल है, ऑप्शनल में पढ़ाऊंगा ये माफ है। ऑप्शनल में लीव ट्रैवल कंसेशन माफ है, कैसे कैसे वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 रूल 2B के अंदर आएगा। क्लियर है भाई? लेकिन अभी तो ये सोच के चलना, आपके एम्प्लॉयर ने आपको फ्री होम डे फैसिलिटी दी, तो एम्प्लॉयर बोल रहा अच्छा, एम्प्लॉयर ने इसको घूमने के लिए फ्री होम फैसिलिटी दी है, हॉलीडे होम बना रखे हैं वहां पर, तो जितने भी पैसे एम्प्लॉयर खर्च करेगा पूरा टैक्सेबल है तुम्हारे पास। लीव ट्रैवल कंसेशन छोड़ देना बस। क्लियर है? वो नहीं आता, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको भी टैक्स करते हैं डिफॉल्ट के अंदर। लीव ट्रैवल कंसेशन भी कहां टैक्सेबल है? डिफॉल्ट में नहीं, कुछ माफ है, ये ऑप्शनल के अंदर माफ है, मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हें। तो एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन, इट इज टैक्सेबल, बट इट विल नॉट इंक्लूड लीव ट्रैवल कंसेशन, रूल 10(5) रूल 2, ये रूल 10 सबसेक्शन 5 रूल 2B। परक्यूजिट कितनी होगी यहां पर? जितने भी पैसे एम्प्लॉयर खर्च करेगा। मान लो यहां से आपके एम्प्लॉयर ने आपको हॉलीडे होम फैसिलिटी दे दी मनाली के अंदर, मनाली के अंदर जितना भी पैसा रहने खाने पे एम्प्लॉयर खर्च करेगा उतना तुम्हारा टैक्स होगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, मान लो एम्प्लॉयर ने 50,000 का खर्चा करा, एम्प्लॉयर ने बोला यार देख 10,000 तो तेरे को देने पड़ेंगे, तो तुम्हारा 40,000 रुपये टैक्स होगा। कितना टैक्स होगा? 40। समझ आई नहीं आई बात? आगे
If facility is maintained by employer, perquisite value will be the market value of such facility. लेकिन अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है कि उसके खुद के ही हॉलिडे होम है, उसके ही खुद के ही क्या है, हॉलिडे होम है। जैसे मान लो महिंद्रा है, महिंद्रा ने अपने प्रॉपर्टी बना रखी है अलग अलग स्टेट पे, और ये महिंद्रा वाले क्या करते हैं, महिंद्रा बाकी काम भी करते हैं। आप मान लो महिंद्रा के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काम करते, सेल्समैन है, इन्होंने बहुत बढ़िया सेल कर दी, कंपनी का मालिक इससे, कंपनी बहुत खुश, इसको बोला भाई कहां घूमना चाहता है, जहां बोलेगा उस स्टेट में इसको भेजेंगे। लेकिन इसको किस प्रॉपर्टी में रखवाएंगे, महिंद्रा की प्रॉपर्टी में रखवाएंगे। भाई जब हमने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, कहीं और क्यों रहोगे। कंट्री क्लब, महिंद्रा क्लब, इन्होंने सबने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है हर स्टेट में, तो उसके तुम एम्प्लॉई हो तो तुमसे पैसा तो लेंगे नहीं, और ना पैसा आ रहा है तो उस केस के अंदर हम मार्केट वैल्यू देख लेंगे क्या है, वो तुम्हारी परक्यूजेट वैल्यू बना देंगे, लेकिन छोड़ेंगे अभी भी नहीं, वो टैक्सेबल है। क्लियर है भाई, डन। इफ एम्प्लॉय इज एन ऑफिशियल टूर, बच्चों देखो कोई एम्प्लॉय किस पर है, ऑफिशियल टूर पर, एंड एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड अकम्पाइड हिम, द एम्प्लॉयर हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन सच मेंबर, वो टैक्सेबल है। अगर मान लो ऑफिशियल टूर, मेरा एक मित्र है जो ट्रांसको लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन वो क्या करता है, जैसे ऑफिशियल टूर के लिए उसे गुजरात जाना था, तो गुजरात जा रहा था तो उसने बात अपने घर में बताई, वाइफ ने बोली हम भी चलेंगे, बात समझ आई, तो हम भी चलेंगे, तो साथ साथ चले गए भाई, तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो वाइफ भी गई, साथ में बच्चे भी गए, साथ में जो मेरा फ्रेंड है उसने बोला मैं अपने ब्रदर इन लॉ को भी तैयार कर लिया, बोल रहा बच्चे को मैं थोड़ी ना संभालता रहूंगा, मामा का भी तो कोई फर्ज होता है, कोई तो बंदा होना चाहिए संभालने के लिए, तो अल्टीस ने उनको भी लेके चला गया। तो अब हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने खर्चे भुगत लिए उनके, भाई हो सकता है, उसने बोला सर देखो ऐसा है, मेरी फैमिली जिद कर रही है, मुझे जाना है, और ये भी जाने के लिए कह रहे हैं, तो एम्प्लॉयर बोलेगा चल कोई बात नहीं, ले जा, छोटी बात है, तो इतना बड़ा एम्प्लॉय है, 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी लेता है, छोटी मोटी बात कहीं एडजस्ट हो जाएगी, कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इनकम टैक्स वाले माफ नहीं करेंगे, सिर्फ किसका माफ करेंगे, एम्प्लॉय का, जो ऑफिशियल टूर के लिए गया है। बाकी सारे मेंबर को आ जाओ इधर, बाकी सबके लिए किस किस को लेके गए थे, एम्प्लॉयर ने पैसे दिए थे, पूरा टैक्सेबल है, तो टैक्स देना पड़ जाएगा उसको। बात समझ आती है, आगे देखो। इफ एम्प्लॉय इज इन ऑफिशियल टूर, टूर वॉज एक्सटेंडेड, मैंने इस भाई को भेजा मुंबई में काम करके ही हो, ये तेरा पर्पज है, इसने बोला थोड़ी दूर गोवा रह गया, घुमाता हूं मैं, गोवा पास में ना वहां से, इसने बोला है नहीं है, पता नहीं मुझे भाई, पास में ही पड़ता है शायद, बंबई से तो पास ही पड़ता है। अरे सुन लो, अरे नहीं वैसे भी पास ही होगा, वहां से वहां छोड़ दो, मैंने इसको कहीं और भेज दिया। अब जैसे मान लो इस भाई को मैंने बोला बिहार से तेरे को ये काम करके आना है, बोल रहा थोड़ी दूर और नेपाल है, वहां से नेपाल पहुंच गए, तो वहां घूमने, अगर इसने टूर एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड कर दिया, तो भैया टूर जहां तक ऑफिशियल तक वहां तक माफ था, उसके बाद तुम गोवा क्यों चले गए, वहां का खर्चा, अरे सर मैंने सोचा घूमाऊं थोड़ा सा, बात समझ आई, तो वो टूर एक्सटेंड हो गया। 4 दिन के लिए मैंने इस भाई को दुबई में बोला कि 4 दिन के लिए तेरे को दुबई में, फोन करके बोला सर 4 दिन तो मैं काम करते ही रहा, 2 दिन और बढ़ा दो, थोड़ा घूम लू मैं, यहाँ थोड़े से पैसे और भेज दो। उन्होंने बोला चल जा घूम ले, कहाँ बार बार जाना होता है, लेकिन वो 2 दिन के टैक्स हो जाएंगे। अरे बात समझ आई नहीं आई, तो आज इतनी बात कर लेते हैं, अगली क्लास करेंगे बच्चों, कल हम इसे लेकर आगे चलेंगे, इसे खत्म कर देंगे। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रैवल कंसेशन कराकर फिर लास्ट में इसका टॉपिक बचेगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिर उसकी तरफ कल की क्लास में मैं ये पूरा खत्म कर दूंगा, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, देख रहे हो, और आगे भी चल सकते हैं। आज की चर्चा इतनी, फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय। आज थोड़ा सा समय कम मिला क्योंकि तुम्हारा टेस्ट चल रहा था, ओके बाय बाय।